हे एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन। लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में जैसे कि आप सभी को पता है कि 5 मई 2023 यानी कि 5 मई को जो है आपका CCL माइनिंग से आधार का एग्जाम था। आज के इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज के इस वीडियो में माइनिंग से आधार का जो एग्जाम है, जो माइनिंग से आधार का एग्जाम हुआ है 5 तारीख को, वही आज हम चर्चा करेंगे कि कैसा पेपर आया था, क्वेश्चंस कैसे आए थे। ठीक है, थोड़ा सा एनालिसिस भी करेंगे, कट ऑफ का क्या है हिसाब रह सकता है। ठीक है, तो चलो फिर बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एवरी ट्रैवलिंग रोडवेज शैल बी प्रोवाइडेड विद सुटेबल स्टेप्स और लैडर वेयर द इंक्लाइनेशन एक्सीड डैश फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ये तो पूरा आपका CMR का ही क्वेश्चन उठा के दे दिया है। ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो ये CMR का क्वेश्चन है। ठीक है, आप रेगुलेशन नंबर 93 देखोगे, ट्रैवलिंग रोडवेज मिलेगा। ठीक है, बताया था, मैंने कवर करा था इसको। तो पूरा जो देखा जाए तो पूरा CMR से उठा के क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, वो बिल्कुल पूरा लाइन बाय लाइन है क्वेश्चन, समझ रहे हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि जितने भी ट्रैवलिंग रोडवेज होंगे तो उसमें सुटेबल स्टेप्स और लैडर प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ कितने से ज़्यादा इंक्लाइनेशन होगा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री से यहाँ पर लिखा हुआ था बकायदा कि एवरी ट्रैवलिंग रोडवेज शैल वेयर द इंक्लाइनेशन एक्सीड 30 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल बी प्रोवाइडेड विद सुटेबल स्टेप्स और लैडर। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, 30 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, अंडर द प्रोविजन ऑफ CMR 2017 इनफ्लेमेबल गैस शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फाउंड और डिटेक्टेड व्हेन इट इंडिकेटेड बाय मीथेन डिटेक्टर टू डैश और मोर इन केस ऑफ माइन हैविंग डिग्री 2 सीम्स। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सेकंड डिग्री गैसेस सीम है, ठीक है, तो वहाँ पे जो मीथेन डिटेक्टर है अगर वो इंडिकेट कर लिया कि 0.5% से ज़्यादा, 0.5% या उससे ज़्यादा अगर यहाँ पे क्वांटिटी या 0.5% से ज़्यादा अगर वो डिटेक्ट करता है मीथेन डिटेक्टर, तो इसका मतलब कि इनफ्लेमेबल गैस वहाँ पे है। ठीक है, तो याद रखिएगा 0.5% इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, अ पर्सन हुज सर्विस commences otherwise than on the first day of January shall be entitled to leave with wages in the subsequent calendar year at the rate of 1 day for every 15 days of work if he has put it in attendance for। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी सेवा जनवरी के पहले दिन के अलावा किसी अन्य दिन से शुरू होती है। ठीक है, तो जो अगला कैलेंडर होगा, अगला कैलेंडर वर्ष होगा, उसमें प्रत्येक 15 दिन के काम के लिए एक दिन की दर से मजदूरी सहित छुट्टी का वो हकदार होगा। तो यहाँ पे लिख रहा है यही कि मतलब हकदार होगा, तो कितना हकदार होगा? तो यहाँ पे देखो, नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डेज, नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डेज, नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डेज, या फिर नॉट लेस देन टोटल नंबर ऑफ डेज। इसका आंसर हो जाएगा नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, बिफोर एन एयर रिसीवर इज इन कमीशन द कॉम्पिटेंट पर्सन शैल subject it to a hydraulic test in a pressure at least dash time the maximum permissible working pressure for any apparatus working under pressure in the mine। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई भी एयर रिसीवर कमीशन करने से पहले तो जो कॉम्पिटेंट पर्सन है उसको हाइड्रोलिक टेस्ट के लिए लेके जाएगा। ठीक है, और उसका जो प्रेशर है वो कम से कम कितना टाइम्स मैक्सिमम होना चाहिए परमिसिबल वर्किंग प्रेशर के कंपैरिजन में, कोई भी अपैरेटस जो कि अंडर प्रेशर काम कर रहा है माइंस में, उसके हिसाब से। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1.0 टाइम्स, 2.0, 1.5 टाइम्स या 0.5 टाइम्स। याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1.5 टाइम्स। ठीक है, 1.5 टाइम्स जो मैक्सिमम परमिसिबल वर्किंग प्रेशर है उसके हिसाब से जो है एटलीस्ट 1.5 टाइम्स जो है इसको हाइड्रोलिक टेस्ट करेगा, उस प्रेशर के हिसाब से 1.5 टाइम प्रेशर के हिसाब से हाइड्रोलिक टेस्ट करेगा कॉम्पिटेंट पर्सन कोई भी एयर रिसीवर को कमीशन करने से पहले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, no working shall be made in any mine vertically below any spot lying within a horizontal distance of dash from either bank of a river or canal or from the boundary of a lake, tank or other surface reservoir। तो यहाँ पे क्या रहा है, नदी या नहर के दूसरे किनारे से या झील, टैंक या सतह जलाशय की सीमा से कितने मीटर की क्षैतिज दूरी के साथ स्थित किसी भी खान में लंबवत नीचे और किसी भी स्थान पर कोई काम नहीं किया जाएगा, कितने मीटर के क्षैतिज दूरी के साथ, यहाँ पे ये क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर की दूरी के 15 मीटर की क्षैतिज दूरी के साथ स्थित किसी भी खान में लंबवत नीचे और किसी भी स्थान पर काम नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द ऑनर एजेंट और मैनेजर शैल अपॉइंट सच मेंबर ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन इंक्लूडिंग ऑफिशियल्स एंड टेक्नीशियन टू इंश्योर। तो क्वेश्चन में कहता है कि जो ऑनर है, एजेंट है, मैनेजर है, ठीक है, वो अपॉइंट कर सकते हैं
मतलब सच अ कॉम्पिटेंट पर्सन, जैसे आपका इसमें ऑफिशियल्स हो गया, टेक्नीशियन आ गया, ताकि क्या इंश्योर कर सके, यहाँ देखो ऑप्शन में inadequate and inappropriate inspection of the mine and equipment, explosive accessories are used without license, safe working order of all machinery या फिर water is stored in the mine। देखो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेफ वर्किंग ऑर्डर ऑफ ऑल मशीनरी। ठीक है, तो जो ऑनर एजेंट मैनेजर होता है वो अपॉइंट करते हैं कॉम्पिटेंट पर्सन्स को, जैसे कि आपका ऑफिशियल्स हो गए, टेक्नीशियन हो गए, ये इंश्योर करेंगे वो लोग कि जो सेफ वर्किंग है सारे मशीनरीज का वो ऑर्डर में है कि नहीं। ठीक है, वो सेफ वर्किंग ऑर्डर सब देखेंगे सारे मशीनरी का, इनका ये काम होगा। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट शैल बी मेंटेन बिटवीन द टू शाफ्ट इंक्लाइन आउटलेट इंस्टॉल इन एन अंडरग्राउंड माइन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस दैट शैल बी मेंटेन बिटवीन टू शाफ्ट इंक्लाइन आउटलेट इंस्टॉल इन एन अंडरग्राउंड माइन। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा जो मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे बोला है, मिनिमम डिस्टेंस जो है शैल बी मेंटेन बिटवीन टू शाफ्ट इंक्लाइन और इंस्टॉल इन एन अंडरग्राउंड माइन। अब यहाँ पे अंडरग्राउंड माइन बोल दिया तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात हो गई है। ठीक है, इसका आंसर जो है 13.5 मीटर रखा है। जो मिनिमम डिस्टेंस है दो शाफ्ट्स के बीच का वो मेंटेन होना चाहिए, 30.5 मीटर होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे अंडरग्राउंड माइन बोला है तो ये थोड़ा सा ऑब्जेक्शन क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सेप्ट इन केस ऑफ एन इमरजेंसी द ओनर ऑफ अ माइन शैल नॉट गिव अदरवाइज देन थ्रो द डैश इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली टू अ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि इमरजेंसी केस को छोड़ के जो ऑनर है माइन का वो इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता है, अदर देन कौन इंस्ट्रक्शन देगा, डायरेक्टली टू पर्सन एम्प्लॉयड इन अ माइन। तो माइन मैनेजर जो है होता है वो इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली दे सकता है पर्सन को जो माइन में एम्प्लॉयड है। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन को छोड़ के याद रखिएगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इमरजेंसी द ऑनर ऑफ अ माइन शैल नॉट गिव इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली टू अ पर्सन। ठीक है, दे कौन सकता है, माइन मैनेजर दे सकता है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट शोन इन वाटर डेंजर प्लान एंड सेक्शन। प्लान एंड सेक्शन का क्वेश्चन आ गया, ये मस्त है, बढ़िया, मतलब कर ही लिए होगे। प्लान एंड सेक्शन क्वेश्चन आ गया चैप्टर 6 आपका रेगुलेशन नंबर 64, देखो निकाल के आपको दिखेगा जनरल रिक्वायरमेंट्स अबाउट द माइन प्लान्स, है ना। तो यहाँ पे देखो कौन सा क्या है कि जो इसमें शो नहीं किया गया वाटर डेंजर प्लान सेक्शन में, द हाईएस्ट फ्लड लेवल ऑफ द एरिया बिल्कुल शो किया गया, द पोजीशन ऑफ द वर्किंग बिलो ग्राउंड एंड एवरी बोरपुरा शाफ्ट बिल्कुल, द पोजीशन ऑफ एवरी डाइक फॉल्ट एंड अदर जोरफॉल डिस्टर्बेंस बिल्कुल, एवरी पॉइंट वेयर द क्वांटिटी ऑफ एयर इज मेजर्ड, ये जो है इसको शो नहीं किया गया वाटर डेंजर प्लान सेक्शन में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडर हुज डायरेक्शन और सुपरविजन शैल ऑल रेस्क्यू और रिकवरी वर्क एट ए बिलो ग्राउंड माइन बी कंडक्टेड। अब कहता है कि किसके डायरेक्शन और सुपरविजन से जो आपका सारे रेस्क्यू और रिकवरी वर्क हैं बिलो ग्राउंड माइन में वो कंडक्ट किए जाते हैं, माइन मैनेजर, वेंटिलेशन ऑफिसर, माइनिंग सरदार या फिर माइन फोरमैन। तो ऑब्वियसली माइन मैनेजर के द्वारा जो है ये सारे डायरेक्ट किए जाते हैं, सुपरवाइज किए जाते हैं जो भी रेस्क्यू और रिकवरी वर्क होते हैं बिलो ग्राउंड में वो। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इन ऑर्डर टू डिटेक्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग इन अर्ली स्टेज द एयर इन द रिटर्न एयरवे। अब रिटर्न एयरवे से क्वेश्चन ना आए ऐसे कैसे हो सकता है, भाई कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन हम डालेंगे, कुछ कर लो। द एयर इन द रिटर्न एयरवे ऑफ एवरी डीपिलरिंग डिस्ट्रिक्ट एंड ऑफ एवरी गो which has been isolated shall be tested for percentage of carbon monoxide once at least in every dash with an automatic detector। तो यहाँ पे कह रहा है कि देखो स्पॉन्टेनियस हीटिंग को डिटेक्ट करने के लिए अर्ली स्टेज में जो रिटर्न एयरवेज होती है, उसका जो हवा होता है, जो रिटर्न एयरवेज होती है हर डीपिलरिंग डिस्ट्रिक्ट में या फिर हर गोफ में जहाँ पे जो आइसोलेट नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंटेज चेक करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए यहाँ पे वंस एटलीस्ट इन कितने दिनों में, ऑटोमेटिक डिटेक्टर के साथ, तो 7 दिनों के भीतर जो है इसको टेस्ट इसको करना चाहिए वंस एटलीस्ट इन एवरी 7 डेज। ठीक है, हर 7वें दिन में एक बार तो इसको टेस्ट करना होगा, परसेंटेज चेक करना होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज अ कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन फॉर सरदार सर्टिफिकेट अनलेस ही हैज हैड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग इन कोल माइन फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन डैश ईयर। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कोई भी पर्सन एज अ कैंडिडेट एग्जामिनेशन में सरदार का सर्टिफिकेट के लिए एडमिट नहीं करेगा जब तक उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस या फिर ट्रेनिंग ना हो कोल माइंस में। कितने साल से कम का उसका एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए, 5, 4, 6, 3। ठीक है, 3 साल से कम का उसका एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए सरदार सर्टिफिकेट के लिए अगर वो एडमिट हो रहा है तो। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिकॉशन इज नॉट टू बी अडॉप्टेड इन सेफ्टी लैब प्रूफ एज पर प्रोविजन CMR 2017। अब ये जो है काफ़ी पेचीदा क्वेश्चन बोल दिया है। यहाँ पे देखो ये बोलता है कि नॉट बोल रहा है, पहली बात तो प्रिकॉशन की बात की है, नॉट की बात किया है कि जिसको अडॉप्ट नहीं किया जाता है सेफ्टी लैम्प रूम में CMR के द्वारा, CMR के प्रोविजन के अकॉर्डिंग। तो इंटरनल रिलाइटर शैल नॉट बी टेकन आउट ऑफ लैब एंड क्लीन एंड रिपेयर। चलो ठीक है, हम समझ लिए। एडिक्वेट नंबर ऑफ सुटेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स शैल बी प्रोवाइडेड, बिल्कुल। नो पर्सन शैल इंटर द लैम्प सेफ्टी लैम्प रूम
अब यहाँ पे नो पर्सन बोला, यहाँ पे अथोराइज और अनअथोराइज कुछ भी नहीं लिखा है, जबकि होगा अनअथोराइज। नो अनअथोराइज पर्सन शैल बी इंटर द सेफ्टी लैम्प, ठीक है। अब यहाँ पे नो पर्सन शैल स्मोक इन द रूम, चलो ये तो ठीक है, लेकिन ये जो आंसर सही लिया है ये यहाँ पे अनअथोराइज होना चाहिए ना। नो पर्सन में तो सभी आ जाएंगे, आपका लैम्प रूम इंचार्ज भी तो आ जाएगा ना, तो ये ऑप्शन ही गलत है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में जाएगा, है ना। ये समझ में आ रहा है, तो ये गलत में, या तो आप पूरा क्वेश्चन दो, आप क्यों अधूरा क्वेश्चन दे रहे हो और ऑप्शन भी अधूरा दे रहे हो, गलत बात है। तो नो अनअथोराइज पर्सन शैल बी एंटर इनटू द लैम्प सेफ्टी लैम्प रूम, ये होना चाहिए सही तरीके से, ठीक है। तो इसको तो ऑब्जेक्शन में जाएगा ही। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। इन एन एक्सकवेशन इन एनी हार्ड एंड कॉम्पैक्ट ग्राउंड द साइड शैल बी एडिक्वेट बेंच एंड द हाइट ऑफ द बेंच शैल नॉट एक्सीड डैश। कहता है कोई भी एक्सकवेशन में जो हार्ड और कॉम्पैक्ट ग्राउंड है, तो जो साइड है वो एडिक्वेटली बेंच होना चाहिए, और जो हाइट है बेंच का वो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 मीटर, 6 मीटर, 2.5 मीटर या फिर 1.5। तो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए हाइट जो है बेंच का, याद रखिएगा इसको। कोई भी कॉम्पैक्ट ग्राउंड है, हार्ड ग्राउंड है, हम एक्सकवेशन कर रहे हैं, तो जो साइड है वो एडिक्वेटली बेंच होना चाहिए। जो हाइट का जो हाइट की और जो बेंच की हाइट है वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तो मैंने आपको कराया है क्वेश्चन काफ़ी सारे, ये देखो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है। अंडर द कोल माइन रेगुलेशन व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ ऑथराइजेशन फॉर अ पर्सन नॉमिनेटेड बाय द ऑनर एजेंट और मैनेजर टू एक्ट एज द मैनेजर ऑफ द माइन। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अंडर मतलब CMR के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम पीरियड है ऑथराइजेशन के लिए, किसी पर्सन को हम ऑथराइज कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं ऑनर एजेंट और मैनेजर के द्वारा कि वो मैनेजर के तौर पे एक्ट करे, ठीक है। तो मैक्सिमम पीरियड जो ऑथराइजेशन है वो कितना होता है, 2 वीक्स, 6 महीना, 30 दिन, 7 दिन। 30 दिन का जो मैक्सिमम ऑथराइजेशन पीरियड होता है, जो ऑनर एजेंट मैनेजर के द्वारा उसको अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है एक तरीके से, ताकि वो मैनेजर के जैसे एक्ट करेगा, ठीक है, माइंस में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16 है। AMM स्टैंड्स फॉर, ये तो मैंने बताया ही आपको, अबंडेंट माइन मीथेन, है ना, रील्स वाले वीडियो में भी बताया था, तो आराम से कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। एज पर द रूल रेस्क्यू रूल नो पर्सन शैल अपॉइंटेड एज सुपरिटेंडेंट इन द रेस्क्यू स्टेशन अनलेस ही। अब देखो रेस्क्यू रूल का क्वेश्चन आ गया है ना, रेस्क्यू रूल 1985 का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज सुपरिटेंडेंट इन रेस्क्यू स्टेशन अनलेस, कोई भी पर्सन को सुपरिटेंडेंट के तौर पर अपॉइंट नहीं करेंगे रेस्क्यू स्टेशन में जब तक कि उसको कितना एक्सपीरियंस ना हो। ये क्वेश्चन में कह रहा है। हैज़ 5 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ बिलो ग्राउंड वर्क इन माइंड, 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, 10 साल का हो या फिर 1 साल का हो। तो 5 साल का अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है उसको बिलो ग्राउंड में, तो हम उसको सुपरिटेंडेंट के तौर पे अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है, रेस्क्यू रूल के अकॉर्डिंग। ये समझ में आया। आगे बढ़ें क्वेश्चन में 18। द प्रिपरेशन ऑफ चार्जेस एंड चार्जिंग और एंड स्टेमिंग ऑफ होल शैल बी कैरिड आउट और अंडर द पर्सनल सुपरविजन ऑफ डैश इन अंडरग्राउंड कोल माइन। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, और ये कई बार जो है MCQ में आया ही है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे क्विज होते हैं डेली, तो उसमें तो ये कवर हो ही गया है। तो जो होल्स को प्रिपेयर करते हैं, स्टेमिंग करते हैं, चार्ज करते हैं, वो सब कैरिड किया जाता है, ठीक है, अंडर द पर्सनल सुपरविजन ऑफ, किसकी सुपरविजन की, पर्सनल सुपरविजन के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है अंडरग्राउंड कोल माइन में। तो ऑब्वियस बात है शॉर्ट फायर के द्वारा ही किया जाएगा, है ना। आया समझ। क्वेश्चन नंबर 19 इज सिग्नलिंग विच ऑफ द फ्लोइंग कोड ऑफ सिग्नल शैल बी यूज्ड टू स्टॉप द वाइंडिंग इंजन इन मोशन, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि इन सिग्नलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कोड ऑफ सिग्नल शैल बी यूज्ड टू स्टॉप द वाइंडिंग इंजन इन मोशन। अब यहाँ पे वाइंडिंग इंजन की बात कर रही है, कोड ऑफ सिग्नल का यहाँ पे आपको बताना है, लेकिन वाइंडिंग इंजन का बात हो रहा है, ठीक है। कॉलेज है, वाइंडिंग इंजन है, साफ्ट फिटिंग है, ठीक है। 3 तरीके का आपको कोड ऑफ सिग्नल याद करना है ना। साफ्ट फिटिंग, आपको सिंकिंग शाफ्ट हो गया, और कॉलेज रोड हो गया, तो ये तीनों का आपको याद करना था। तो यहाँ पे बोला है आपको वाइंडिंग इंजन का, ठीक है। अगर वाइंडिंग इंजन मोशन में हो तब हम कौन सा कोड ऑफ सिग्नल यूज करेंगे स्टॉप करने के लिए, इंजन को स्टॉप करने के लिए, तो ऑब्वियसली 1 रैप यूज करेंगे ना। अगर इंजन मोशन में हो, यहाँ पे क्या कह रहा है, वाइंडिंग इंजन अगर मोशन में हो तो उसको स्टॉप करने के लिए आप कौन सा घंटी देंगे, 1 रैप देंगे, 1 रैप, ओके। चलो क्वेश्चन 20। ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीथेन इन प्रोग्रेस फ्रॉम ओल्ड बोरहोल्स हाउ मच थिकनेस ऑफ कोल बैरियर शैल बी मेंटेन फ्रॉम द प्रेजेंट वर्किंग इन द सेम सी। अब यहाँ कहता है कि जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं मीथेन को, जब मीथेन का एक्सट्रैक्शन प्रोग्रेस में चल रहा होता है ओल्ड बोरहोल से, ठीक है, तो कितना थिकनेस जो कोल बैरियर का होगा वो मेंटेन करना पड़ता है प्रेजेंट वर्किंग सेम सीम में, नॉट लेस देन 75 मीटर, नॉट लेस देन 150 मीटर, या फिर 100 मीटर से कम नहीं, 50 मीटर से कम नहीं, तो 150 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो थिकनेस है कोल बैरियर्स का वो 150 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, इसको मेंटेन करना होगा प्रेजेंट वर्किंग, अगर हम सेम सीम पे काम वर्क कर रहे हैं तो। आगे क्वेश्चन 21। इफ द डेप्थ ऑफ अ सीम फ्रॉम सरफेस is exceeding 90 meter but not exceeding 150 meter, where the width of the gallery does not exceed 4.2 meter, the distance between the center of any two adjacent pillar left in a seam shall not be less than dash।
अब देखो कैसा क्वेश्चन पूछा है, पूरा CMR का लाइन बाय लाइन उठा के रख दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन को इजी कर सकते थे लेकिन इन्होंने किया नहीं है, बस उठा के ऐसे रख दिया है, कैसे कैसे खाना पूरी कर दिया है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया। देखो यहाँ पे कहता है जो सरफेस से जो सेम का गहराई है अगर वो एक्सीड हो जाता है 90 मीटर, लेकिन 150 मीटर से ज़्यादा नहीं होता है, जहाँ पे विद है गैलरी का वो अगर 4.2 मीटर से एक्सीड नहीं होता है, तो जो डिस्टेंस है सेंटर और जो डिस्टेंस है सेंटर के बीच का दो एडजेसेंट पिलर का वो कितने से कम नहीं होना चाहिए। 22.5 मीटर, 15 मीटर, 25.5 या 90.5, तो 22.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। जो डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट पिलर, दो एडजेसेंट पिलर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 22.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज अ कैंडिडेट एट एनी एग्जामिनेशन हेल्ड बाय अ बोर्ड अनलेस ही इज द डैश ऑफ एज ऑफ ईयर। ये बहुत ही एकदम हलवा क्वेश्चन पूछ लिया है। कोई भी पर्सन को एज ए कैंडिडेट जब वो एग्जाम देने जाता है तो बोर्ड की तरफ कोई भी एग्जाम अगर कंडक्ट करवाया जाता है तो तब तक एडमिट नहीं किया जाए जब तक वो कितना साल पूरा ना कर लिया हो, 20 साल का ना हो गया हो तब तक। ठीक है। क्वेश्चन 23 है, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, व्हाट इज द मिनिमम डायमीटर ऑफ द ड्रम और शीफ of the winding engine and the pulley and sheaves used in the case of winding installed before 25 October 1955 as permitted by Chief Inspector of Mines। यहाँ पे कहता है कि जो मिनिमम डायमीटर है ड्रम और सीव्स का वाइंडिंग इंजन का और पुली और सीव्स का जो कि हम यूज़ करते हैं वाइंडिंग इंस्टॉल करने में, तो 15 अक्टूबर 1955 के पहले जो परमिट किया गया है चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के द्वारा, तो उसके अकॉर्डिंग बोल रहा है कि मिनिमम डायमीटर जो है ड्रम और सीव्स का वो कितना होगा, नॉट लेस देन 40 टाइम्स द डायमीटर ऑफ रोप, नॉट लेस देन एनी टाइम द डायमीटर ऑफ रोप, या फिर 10 टाइम्स या फिर 60 टाइम्स कम नहीं होना चाहिए। तो नॉट लेस देन 80 टाइम्स जो है डायमीटर ऑफ रोप से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो मिनिमम डायमीटर ड्रम सीव्स और वाइंडिंग इंजन का वो कितना होना चाहिए, 80 टाइम्स जो है डायमीटर रोप से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन 24 कहता है द लाइटिंग प्रोवाइडेड इन माइन शैल बी सो अरेंज एज टू प्रिवेंट। अब कहता है जो लाइटिंग प्रोवाइड किया था माइन में उसको अरेंज किया जाता है ताकि किससे प्रिवेंट किया जा सके, ग्लेयर, टॉक्सिक पोल्यूशन, डस्ट, ब्राइटनेस। ठीक है। तो लाइटनिंग जो प्रोवाइड किया जाता है माइन में इसको अरेंज किया जाता है ताकि किससे बचाया जा सके, ग्लेयर, टॉक्सिक पोल्यूशन, डस्ट, ब्राइटनेस। तो ग्लेयर मतलब क्या होता है, ग्लेयर मतलब चमक होता है, तो ब्राइटनेस भी दिया ऑप्शन में, ग्लेयर भी दिया है, क्या सीन है। तो ग्लेयर ऑप्शन यहाँ सही लिया है, तो ग्लेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्लेयर मतलब बेसिकली चमक ही होता है। ठीक है। शाइन मतलब स्ट्रॉन्ग लाइट जो होता है, तो ये होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है, आफ्टर कंसल्टिंग द सेफ्टी कमेटी ऑफ द माइन द इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन द ऑनर एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइन शैल डिटरमाइन ऑल नेसेसरी मेजर्स टू। अब यहाँ पे कहता है कि मतलब सेफ्टी कमेटी से कंसल्ट करने के बाद और इंटरनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट करने के बाद द ऑनर एजेंट मैनेजर जो हर माइन का होता है वो डिटरमाइन करता है सारे नेसेसरी मेजर्स, ताकि क्या करे, कंट्रोल द रिस्क एट सोर्सेस, मैक्सिमाइज द रिस्क, ऑरिजिनेट एनी रिकॉर्ड रिस्क, प्रिपेयर द एस्केलेशन प्लान। तो कंट्रोल द रिस्क एट सोर्स ये होता है। ठीक है। बेसिकली सारा ही कंट्रोल करेंगे जो भी रिस्क यहाँ पे होने वाले हैं उसको। ठीक है। सारे नेसेसरी स्टेप्स मेजर्स लेंगे ताकि रिस्क को कंट्रोल कर सके। ये सारे जो टेस्ट सीरीज में मिला है सारे क्वेश्चन वहीं से आ गए हैं, आप देख सकते हो। जो भी लिया होंगे टेस्ट सीरीज उनको समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, द माइन वर्किंग दैट हैज़ बीन क्लोज विथ नो इंटेंशन ऑफ वर्किंग इन द फ्यूचर इज नोन एज। अब ये तो मैंने इतनी बार बताया आपको, इसको तो मैंने इतनी बार बताया है, वो माइन वर्किंग जहाँ पे जो कि क्लोज हो चुका है और वहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है कि फ्यूचर में कोई काम वहाँ पे होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम अबैंडन्ड वर्किंग बोलते हैं। ठीक है। डिसकंटिन्यू तो तब होगा है कि जब कोई कंटिन्यू था उसको हम कंटिन्यू से रोक दिए तो डिसकंटिन्यू हो गया, लेकिन ऐसा नहीं कि फ्यूचर में काम वहाँ पे होगा नहीं। लेकिन अबैंडन्ड वर्किंग में क्या होता है कि फ्यूचर में ऐसा कोई चांस नहीं है कि कोई इंटेंशन नहीं है कि वहाँ पर फिर से वर्क होगा। ठीक है। तो अबैंडन्ड वर्किंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 27, इन एवरी माइन इन विच अ मैकेनिकल वेंटिलेटर इज यूज्ड द क्वांटिटी ऑफ एयर शैल बी मेजर वंस एट लीस्ट इन एवरी डैश। कहता है कि हर माइन में मैकेनिकल वेंटिलेटर हम यूज़ करते हैं। ठीक है। जो क्वांटिटी है एयर का उसको हम मेज़र करते हैं हर कितने दिन में, 1 महीने में, 3 महीने, 7 दिन, 14 दिन। तो हर 14 दिन में जो है हम इसको मेज़र करते हैं। ठीक है। क्वांटिटी ऑफ एयर को हम मेज़र करते हैं हर 14 दिन में, याद रखिएगा। क्वेश्चन 28, इन एनी टाइम द ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी शैल नॉट बी सिचुएटेड विद इन डैश मीटर ऑफ एनी वॉशिंग प्लेस, यूरिन और लैट्रिन। ये तो बताया था आपको मैंने, कोई भी माइल में ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी जो है वो कितने मीटर की, वॉशिंग प्लेस, यूरिनल और लैट्रिन कितने मीटर के अंदर नहीं बनना चाहिए, 5 मीटर, 2 मीटर, 6 मीटर या फिर 15 मीटर। तो 6 मीटर के अंदर नहीं होना चाहिए। ठीक है। कोई भी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी 6 मीटर के पास में जो है नहीं बना होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर, सीधी सी बात है। ठीक है। क्वेश्चन 29, whenever a notice is given for an accident causing loss of life in the mine, the authority shall make an inquiry into the occurrence of dash of the receipt
ऑफ द नोटिस फ्रॉम द माइन मैनेजमेंट। अब यहाँ पे कहता है कि कभी भी मान लीजिए नोटिस दिया जाता है तो एक्सीडेंट कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ, जिसकी वजह से मौत हो जाती है माइन में, तो अथॉरिटी शैल मेक इंक्वायरी, अथॉरिटी जो एक इंक्वायरी बढ़ा सकता है इस अकरेंस की वजह से। तो अकरेंस विद इन जो घटना हुई है उसके कितने दिन में ये इंक्वायरी बैठा सकता है, ठीक है, और नोटिस दे सकता है माइन मैनेजमेंट में। विद इन 1 मंथ और बिफोर 20 जनवरी ऑफ एवरी ईयर, विद इन 15 डेज, विद इन 2 मंथ, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विद इन 2 मंथ, ठीक है, 2 महीने के अंदर जो है ये इंक्वायरी दे सकता है। अथॉरिटी शैल मेक इंक्वायरी, ठीक है, इंक्वायरी बढ़ा सकती है ये जो अकरेंस हुआ है उसके 2 महीने के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा इसका। क्वेश्चन 30 है, इन अंडरग्राउंड माइन मैनहोल शैल बी कंस्ट्रक्टेड ऑफ नॉट लेस देन डैश मीटर इन हाइट एंड डैश मीटर इन डेप्थ। अंडरग्राउंड माइन में मैन होल जो होता है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है जो कि कितना से कम ना हो, 1.5 मीटर के हाइट से कम ना हो, और गहराई जो है उसका 1.2 मीटर से कम ना हो, ठीक है, याद रखिएगा उसका मैन होल। तो पता होगा, ये तो मैंने इतनी बार कराया भी है उसको आपको, जो कैप्सूल वाली क्लास थी CMR पे उसी में पूरा आ गया है ना, बता दो ना, पूरा बुक उठा भी दे दिया, तो वही जो देखे होंगे वो कर ही लिया होंगे। क्वेश्चन 31, which of the following is not a duty of training officer under the provision of mine vocational training rule 1966, ठीक है। तो मतलब एज अ माइन वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966 के अकॉर्डिंग जो ट्रेनिंग ऑफिसर होता है उसका क्या ड्यूटी नहीं है, यार बोलते नॉट अ ड्यूटी टू ऑर्गेनाइज एंड सुपरवाइज द ट्रेनिंग ऑफ एवरी पर्सन अंडरगोइंग ट्रेनिंग, बिल्कुल, टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग गिवन टू एवरी पर्सन, बिल्कुल, डिस्चार्ज द ड्यूटी फॉर प्रॉपर कंप्लायंस ऑफ द ट्रेनिंग रूल, ठीक है, टू रिमूव द रिकॉर्ड्स ऑफ सुपरविजन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग और एक्चुअल ऑपरेशन, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो है इसका ड्यूटी नहीं है ट्रेनिंग ऑफिसर का, याद रखिएगा। तो ये जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन 32 है, विच ऑफ द फ्लोइंग गिवन डेप्थ कैन बी कंसिडर्ड फॉर द डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग एंड ओपन कास्ट ऑपरेशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा डेप्थ कंसिडर करा जाएगा डीप होल ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग के लिए ओपन कास्ट ऑपरेशन में, ओपन कास्ट माइनिंग ऑपरेशन में, 1.5 मीटर, 2.5 मीटर, 1 मीटर या फिर 3.2 मीटर। तो 3.2 मीटर जो डेप्थ होता है उसको कंसिडर किया जाएगा डीप होल ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग के लिए, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 33, the quantity of drinking water to be provided in mine shall be on a scale of at least dash liter for every person employed at any one time। अब यहाँ पे देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो क्वांटिटी बोल रहा है ड्रिंकिंग वाटर के लिए प्रोवाइड किया जाना चाहिए माइन में, जो स्केल होता है एटलीस्ट कितना लीटर फॉर एवरी पर्सन, मतलब हर पर्सन के लिए जो कि एम्प्लॉय है माइन में, तो 2 लीटर, याद रखिएगा 2 लीटर फॉर एवरी पर्सन एम्प्लॉयड एट एनी वन टाइम, ठीक है, हर टाइम के लिए, मतलब यार एक सिंगल टाइम के लिए बोल रहा है कि यहाँ पे 2 लीटर देना चाहिए हर पर्सन को, ठीक है, जो माइन में काम कर रहे हैं, याद रखिएगा 2 लीटर राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन में 34 है, whoever on the flank shall prepare the plan section and tracing of any working or part thereof in the mine as per the regulation। अब कहता है कि जो है कौन प्रिपेयर करता है प्लान एंड सेक्शन और ट्रेसिंग कौन प्रिपेयर करता है कोई भी वर्किंग का या उसके पार्ट का माइन की एज पर द रेगुलेशन। तो सर्वेयर, ओवरमैन, असिस्टेंट मैनेजर या फिर माइन प्लानर, सर्वेयर ये प्रिपेयर करता है, ठीक है, प्लान एंड सेक्शन, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन 35, if a court of inquiry find that an accident was due to any negligence on the part of the management, the court may direct the recovery of expenses of such court as an arrears of dash। अब यहाँ पे कहता है कि देखो मान लो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी अगर ये पाती है कि जो एक्सीडेंट हुई है वो मान लो किसी मैनेजमेंट के नेग्लिजेंस की वजह से हुई है, तो जो कोर्ट है वो डायरेक्ट रिकवरी और एक्सपेंसेस मांग सकती है लैंड रेवेन्यू के रिगार्डिंग, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 36, every part of a mine shall, where practicable, be provided with at least dash ways of avoiding means of egress to the surface। यहाँ पे कहता है कि हर माइन में, ठीक है, प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकली बात करें तो वहाँ पे जो है एटलीस्ट कितना वे अफोर्डिंग मीन्स प्रोवाइड किया जाता है इग्रेस टू द सर्फेस, कितना वेज ऑफ अफोर्डिंग मीन्स प्रोवाइड किया जाता है, तो 2 वे वहाँ पे 2 वेज प्रोवाइड किया ही जाता है माइंस में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। इग्रेस और इनग्रेस सुना होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 37 है, द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान शैल नॉट कंटेन। अब सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में क्या कंटेन नहीं है, यहाँ पे देखो डिटेल ऑफ नॉन इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइन वर्कर्स इन इट्स डेवलपमेंट एप्लीकेशन, ये नहीं है भाई। वेज टू मेजर मॉनिटर एंड इवैल्यूएट परफॉर्मेंस द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, बिल्कुल। डिफाइन माइन सेफ्टी एंड हेल्थ पॉलिसी इन कंपनी, बिल्कुल। प्रिंसिपल हैजार्ड मैनेजमेंट प्लान्स, बिल्कुल। तो ये जो पहला ऑप्शन है ये नहीं दिया है इसमें, ठीक है, ये नहीं है इसमें सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में, यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, नो माइन शैल बी ओपन वर्क और रीओपन अनलेस देयर इज डैश ऑफ माइन ड्यूली अपॉइंटेड अंडर CMR 2017। क्वेश्चन में कह रहा है कोई भी माइन जो है चालू नहीं होगा, वर्किंग कंडीशन में नहीं होगी या फिर रीओपन नहीं किया जाएगा जब तक माइन में किसको अपॉइंट नहीं किया जाए CMR 2017 के अकॉर्डिंग, प्लानर, जियोलॉजिस्ट, सर्वेयर या फिर मैनेजर। तो मैनेजर को ही जब अपॉइंट करना होगा ना तभी तो कोई काम
होगा, आगे ओपन होगा, वर्क करेगा, रीओपन कर सकते हैं, तो ये मैनेजर को अपॉइंट करना जरूरी है। आगे क्वेश्चन 39, द वेलोसिटी ऑफ एयर करंट मेजर्ड पर मीटर पर मिनट एट द मैक्सिमम स्पैन ऑफ वॉल फेस शैल बी नॉट लेस देन डैश मीटर फॉर थर्ड डिग्री कोल्ड सीम्स। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है जो वेलोसिटी ऑफ एयर करंट का उसको मीटर पर मिनट में मेजर करेंगे, ठीक है, एट अ मैक्सिमम स्पैन ऑफ लॉन्ग वॉल फेस शैल नॉट बी लेस देन, कितना उसका जो लॉन्ग वॉल फेस है, जो मैक्सिमम टाइम है लॉन्ग वॉल फेस का, वो कितने से कम नहीं होना चाहिए थर्ड डिग्री कोल्ड सीम से, 75, 50, 45 या 25। तो याद रखिएगा 75 यहाँ पे शैल नॉट लेस देन 75 फॉर द थर्ड डिग्री कोल्ड सी, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ एयर करंट है उसको हम मेजर करते हैं किसमें, मीटर पर मिनट, है ना। मीटर पर मिनट में मैक्सिमम स्पैन लॉन्ग वॉल फेस का वो 75 से कम नहीं होना चाहिए थर्ड डिग्री कोल्ड सीम में। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन द केस ऑफ ओपन कास्ट वर्किंग द डेंजर जोन रिफर्स टू अ रेडियस ऑफ डैश फ्रॉम द प्लेस ऑफ फायरिंग। अब कहता है ओपन कास्ट वर्किंग के केस में जो डेंजर जोन है उसको रिफर किया गया है एज द रेडियस ऑफ डैश फ्रॉम द प्लेस ऑफ फायरिंग। फायरिंग के प्लेस से कितने दूर का रेडियस, 500 मीटर, 500 मीटर के रेडियस होना चाहिए फायरिंग जहाँ से हो रही है वहाँ से, ठीक है। डेंजर जोन को उसी को डेंजर जोन बोला जाता है, रेडियस ऑफ 500 मीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ फायरिंग। ओके, क्वेश्चन 41 है, द नंबर ऑफ पर्सन इन एनी रेस्क्यू टीम using breathing apparatus in a mine shall not be less than dash meter, shall not be less than dash and not more than dash including the leader। अब कहता है कि जो नंबर ऑफ पर्सन है रेस्क्यू टीम में जो ब्रीदिंग apparatus यूज करते हैं माइन में, वो कितने से कम नहीं होना चाहिए और कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लीडर्स को मिला के। तो कितने से कम नहीं होना चाहिए भाई, 5 से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है, और 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए लीडर को मिला के। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 41 है। क्वेश्चन 42 है, एट एवरी माइन एम्प्लॉइंग मोर देन डैश पर्सन्स और एनी वन डे ऑफ द प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर द फर्स्ट एड रूम शैल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन इन गुड ऑर्डर। अब कहता है कि हर माइन एम्प्लॉइंग, कहता है कि हर माइन में जो भी एम्प्लॉय हैं अगर वो कितने से ज़्यादा पर्सन हो जाते हैं एक दिन में, मतलब प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर में, तो जो फर्स्ट एड रूम उसको प्रोवाइड किया जाएगा गुड ऑर्डर में। 150, याद रखिएगा 150 पर्सन से ज़्यादा हो जाते हैं प्रीसीडिंग कैलेंडर में, तो जो फर्स्ट एड रूम प्रोवाइड किया जाएगा गुड ऑर्डर में, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 43, नेम द प्लेस इन द बिलो ग्राउंड माइन विद द फर्स्ट एड स्टेशन शैल नॉट बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन। अब कहता है कि ऐसा प्लेस बताओ बिलो ग्राउंड माइन में जहाँ पे फर्स्ट स्टेशन को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एट द एंट्रेंस टू एवरी डिस्ट्रिक्ट, नियर द ड्राइव एंड ऑफ एवरी हॉलेज, एट द बॉटम ऑफ एवरी शाफ्ट, या एट एवरी स्क्रीनिंग प्लांट एंड लोडिंग प्लेस। अब स्क्रीनिंग प्लांट एंड लोडिंग प्लेस बोल रहा है यहाँ पे, आई थिंक ये ऑप्शन जो है ये अधूरा है, लेकिन आंसर सही यही लिया है, ठीक है। तो हर एंट्रेंस एवरी डिस्ट्रिक्ट में यहाँ तो दिया जाएगा, है ना। फर्स्ट स्टेशन नियर द ड्राइव एंड एवरी हॉलेज, यहाँ भी एट द बॉटम ऑफ एवरी शाफ्ट, ये भी यहाँ पे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बट ठीक है, यही ऑप्शन दिया है यहाँ पे। देखो एट एवरी स्क्रीनिंग प्लांट एंड लोडिंग प्लेस, यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेशन नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, याद रखना। क्वेश्चन 44, द ऑनर एजेंट मैनेजर ऑफ माइन शैल गिव द नोटिस ऑफ ओपनिंग एट लीस्ट डैश बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एनी माइनिंग ऑपरेशन। अब CMR पढ़ने बैठे हो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑनर एजेंट मैनेजर के द्वारा जो है नोटिस ऑफ ओपनिंग कितने दिन पहले दिया जाता है कोई माइनिंग ऑपरेशन को स्टार्ट करने पे, 1 महीने पहले जो है ये दिया जाता है नोटिस, ठीक है, नोटिस ऑफ ओपनिंग, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन प्लान शैल इंक्लूड। अब कहता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स और इवैक्यूएशन प्लान जो है उसमें क्या क्या आता है। एनी पावर ग्रांटेड अंडर CMR 1957 टू द रीजनल इंस्पेक्टर मे बी एक्सरसाइज्ड बाय चीफ इंस्पेक्टर। Establishment of individual responsibility for administering an emergency response. Resuming the operation after the accident took place in the mine where the inspector failed to inspect. If an appeal against any order made by chief inspector under the CMR 1957 or against any order passed under CMR 1957. तो इसमें क्या आता है, Establishment of individual responsibility for administering an emergency response, ये आपका आ जाएगा इसमें, इस प्लान और रिस्पॉन्स में, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 46, कमेटी मीन्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर डैश ऑफ द माइंस एक्ट 1992। तो 75 बार बताया, सेक्शन 12 में जो है कमेटी का गठन होता है माइंस एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग, तो इसको तो सभी कर लिए होंगे। क्वेश्चन 47 है, नेम द पर्सन अपॉइंटेड टू सुपरिटेंड द लोअरिंग एंड रेजिंग ऑफ अ पर्सन, टूल्स एंड मटेरियल एंड टू ट्रांसमिट द सिग्नल एट द टॉप ऑफ द शाफ्ट रनिंग लाइन। इसको भी मैंने बताया था 10 के दम राउंड में, मैंने आपको बोला था कि ये बैंक्समैन होता है जो ये कोड ऑफ सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, ये वो बैंक्समैन नहीं है जो RBI में बैठते हैं, ठीक है, ये भी कहा था मैंने आपको। तो ये एक क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, देख सकते हो। आगे बढ़ते क्वेश्चन 48, अ कैलेंडर ईयर शैल मीन्स अ पीरियड ऑफ डैश बिगिनिंग विद द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी इन एनी ईयर। आप देखो कैलेंडर ईयर मतलब ये होता है का पीरियड ऑफ 12 मंथ
बिगिनिंग विद द फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 1980। बहुत ईजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49, अंडर द प्रोविजन ऑफ CMR 2017 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रैक्टिस एज ए प्रिकॉशनरी मेजर अगेंस्ट फायर। अब कहता है कि जो प्रैक्टिस नहीं किया जाता है प्रिकॉशनरी मेजर अगेंस्ट फायर के तौर पे, तो एडिक्वेट एंड सफिशिएंट आर्गुमेंट शैल बी मेड इन एवरी माइन फॉर अर्ली डिटेक्शन, कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विशिंग एनी फायर। ये तो किया जाता है प्रैक्टिस। ग्रीजी ऑयली वेस्ट इन वर्किंग बिलो ग्राउंड शैल बी रेगुलरली रिमूव टू द सरफेस, बिल्कुल। नो ऑयल ग्रीस कैनवास और अदर इनफ्लेमेबल मटेरियल शैल बी स्टोर्ड, ये एनिमल एक्सेप्ट इन फायर प्रूफ रिसेप्टेबल, ठीक है। पर्सन शैल प्लेस और थ्रो एनी नेट लाइट और लैम्प ऑन और नियर एनी टिम्बर वुडन स्ट्रक्चर और अदर कम्बस्टिबल मटेरियल। तो ये आपका सही हो जाएगा। ये नहीं प्रिकॉशनरी मेजर अपनाया जाता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर एवरी माइन वेयर इन डैश और मोर पर्सन्स आर ऑनरली एम्प्लॉयड, द ऑनर शैल डेजिग्नेट थ्री सुटेबली क्वालिफाइड एम्प्लॉय ऑफ द माइन एज वर्कमैन इंस्पेक्टर इन कंसल्टेशन विद रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन इन द माइन। कहते हैं कि हर माइन में, ठीक है, जहाँ पे कितने या कितने से ज़्यादा ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड होंगे, तो जो ऑनर है वो 3 सुटेबली क्वालिफाइड एम्प्लॉई को डेजिग्नेट करेगा एज ए वर्कमैन इंस्पेक्टर इन कंसल्टेशन विद द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन ऑफ द माइन। अगर 500 से ज़्यादा 500 या 500 से ज़्यादा ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड अगर किसी माइन में रहते हैं, तो ऑनर जो है 3 जो है क्वालिफाइड एम्प्लॉय को क्या करेगा, एज ए वर्कमैन इंस्पेक्टर अपॉइंट करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे इतने क्वेश्चन थे आपके CCL के, ठीक है। अब क्वेश्चन तो ऐसे थे कि अभी क्या बताया, 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्शन टाइप का लग रहे हैं। तो 50 अगर क्वेश्चन है तो कट ऑफ जो है मतलब लोग जो है 50 पे लेके आए, ठीक है, 50 पे लेके आए। अब सीट है 5, है ना, तो 50 से कट ऑफ भी बन रहा है और एज फैक्टर भी मैटर करता है। जो सीनियर है वो मे बी उनका हो सकता है ऐसा। तो अब कट ऑफ की बात करें तो SC ST की जब हम बात करें तो आप बस इतना मानो कि ये जो आपका 47 से 48 रह सकता है कट ऑफ SC का। बाकी तो उसके ऊपर जब 50 लेके आ गए हैं तो 49-50 कंसिडर कर देंगे हम, है ना, कट ऑफ OBC का। तो ये है हिसाब किताब, देख लो कैसा पेपर आया था। और पूरा उठा के बुक इस लैंग्वेज उठा के लिख दिए हैं, बिल्कुल ऐसे तरीका नहीं होता है, क्वेश्चंस को सही तरीके से लिखना चाहिए वैसे। खैर, तो ये है आज का, देख सकते हो आप पेपर कैसा था। बाकी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।